Now, why it is said that pollution control is important, इस क्वेश्चन का आंसर एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वाला, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? अभी हमें पता है कि अर्थ में पोल्यूशन बहुत हो चुका है. पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. तो हम सब मिलके, लोगों को ही सब मिलके आगे आके इस एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए. इस तरह हम एनवायरनमेंट को या अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है. तो वी पीपल, हमें सब लोगों को आगे आके इसको कंजर्व करना चाहिए. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं रहता है कि रूल्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड रूल्स क्या क्या रूल्स है जो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में हेल्प करेगा. नाउ व्हाट ऑल वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड? एनवायरनमेंट कंजर्व करने के लिए बहुत सारा वैल्यूज़ की ज़रूरत है, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है? जो भी काम करे हम उसमें आगे निकलना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए. कोई कुछ भी बोले तो भी हम करना चाहिए उसे. नेगेटिव एटीट्यूड के जैसे नहीं लेने, किसी ने रोक दिया तो रुक नहीं जाना चाहिए. वॉट एवर वी थिंक, हमने अगर कुछ सोचा है एनवायरनमेंट के लिए करने के लिए तो वो करना चाहिए. अफेक्शन टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की तरफ लगाव भी रहना चाहिए. दूसरा, नॉलेज अबाउट इट. अगर हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो इसका नॉलेज रहना चाहिए कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व किया जाए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसा करना चाहिए. तो इसके बारे में हमें सब पता रहना चाहिए. अभी ये वैल्यूज़ अगर हम बचपन में ही बच्चों को सिखा दें तो वो they will help in protecting the environment. So children should be inculcated with this knowledge. तो इनको ये knowledge के बारे में, मतलब positive attitude, affection towards environment, knowledge about it, ये सब values उनमें inculcate बचपन में ही करना चाहिए. This will help to make them more aware about the environment conservation. तो इस तरह बच्चों को ज़्यादा पता चलेगा कि environment को कैसे कंजर्व करना चाहिए, कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. अभी ये वैल्यूज़ हम बच्चों को कैसे सिखाएं? थ्रू एजुकेशन. तो एजुकेशन के माध्यम से ये सब हम उनको समझा सकते हैं. दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. नाउ एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द वर्ल्ड इज़ डूइंग अबाउट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन. अभी जो वर्ल्ड है, इट्स नॉट दैट कि जो ये पोल्यूशन है जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है वो सिर्फ इंडिया में है या कोई 2-3 कंट्रीज़ में नहीं, ये पूरा वर्ल्ड में वो अफेक्ट कर रहा है. पोल्यूशन जो है 1-2 कंट्री नहीं, पूरा वर्ल्ड में अफेक्ट कर रहा है. तो ये पूरा वर्ल्ड अभी क्या डिसाइड किया, मतलब क्या सोचा है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए. तो सब डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. तो जो डेवलप कंट्री है, जो रिच कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया है, एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे कि पुअर कंट्रीज़ है, इन सब कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है. क्या एक्सेप्ट किया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, एक्सेप्ट किया है. दे हैव डिफाइंड द फ्यूचर प्लान्स अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो दे हैव डिफाइंड बोले तो एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन किया है कि फ्यूचर प्लान्स क्या करना चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. फॉर दिस पर्पस दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द नेसेसरी लॉज. तो उन्होंने प्लान क्या किया, कोई लॉज बनाया है, बहुत सारा लॉज बनाया है ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए. जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो इस लॉ के थ्रू से एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की कोशिश किया गया है. नाउ नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. तो जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ बना था, जब भी ये अर्थ बना था तो ह्यूमन वॉज नॉट देयर, मतलब ह्यूमन था ही नहीं अर्थ में, सिर्फ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स था और ओशंस में, लेकिन ह्यूमंस नहीं था. बहुत सालों के बाद, मिलियन ईयर्स के बाद ह्यूमन अपीयर, मतलब एवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे एनिमल्स आया और लास्ट में ह्यूमंस आया अर्थ में. और ह्यूमन प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी हैज़ कंपेयर टू अदर एनिमल्स. तो ह्यूमन जो था बाकी सब एनिमल से काफ़ी सुपीरियर था. क्यों सुपीरियर था? बिकॉज दे हैड कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमेजिनरी एबिलिटी. तो इन कैरेक्टर्स की वजह से, कौन सा कैरेक्टर्स? इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमेजिनरी एबिलिटी एंड एक्सेट्रा मैनी अदर
कैरेक्टर्स आर देयर विच इज़ नॉट देयर इन द अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स में ये नहीं है, इसके लिए वी आर सुपीरियर, ह्यूमन्स आर सुपीरियर एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। और इसकी वजह से ये सुपीरियरिटी की वजह से ह्यूमन डोमिनेटेड ओवर द नेचर, सो वी आर डोमिनेटिंग द नेचर। In an attempt to live a satisfactory life, human use the natural resources indiscriminately। तो ह्यूमन्स जो है अपना लाइफ एकदम कंफर्टेबल बनाने के लिए, एकदम सुखी करने के लिए ह्यूमन हैव यूज नेचुरल रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया है। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब क्या है, जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिस लेड टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम, तो इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया है। तो व्हाट प्रॉब्लम्स आता है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड मैनी अदर पोल्यूशंस दे हैव एडेड टू द अर्थ। Hence human plays an important role in maintaining the environmental balance। तो ये humans ने pollution create किया है, तो human ही इसको maintain कर सकता है। environmental balance को maintain करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है, human के ऊपर, क्योंकि human are the ones who have created this pollution and human are superior to all other animals, so human are capable of maintaining this environmental balance। इफ़ ह्यूमन डिस्टर्ब द एनवायरमेंटल बैलेंस, तो एनवायरमेंटल बैलेंस को या अर्थ को किसने पोल्यूट किया है, ह्यूमन, हमने ही पोल्यूट किया है एनवायरमेंट को। देन ह्यूमन इटसेल्फ कैन कंजर्व, तो ह्यूमन ही है जो अर्थ को कंजर्व या एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकता है और नेचर, क्वालिटी ऑफ नेचर को इम्प्रूव कर सकता है। जनरल पब्लिक आर अननोन दैट इट्स एक्टिविटीज़ आर हार्मफुल टू एनवायरमेंट and thereby many activities which are harmful for environment unknowingly happens। ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों को पता ही नहीं कि जो उन लोग एक्टिविटीज़ करते हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, हार्म करता है। जैसे कि प्लास्टिक नाले में फेंकना, तो इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक। इट चोक्स द ड्रेनेज, animals eat the garbage, and when they eat the garbage they eat the plastic also, so it creates problem to animals also। so many activities unknowingly public को पता ही नहीं रहता है कि उन लोग जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो unknowingly ये activities होता है and therefore the environment gets polluted। so we people, humans, have to realize this and try to improve the nature by controlling the pollution। Now how do butterflies contribute to environmental balance? तो butterfly environmental का balance maintain करने के लिए butterfly कैसे फ़ायदा होता है? The pollination is essential for plant reproduction and butterflies are effective pollinator। We know that plant reproduction में pollination की बहुत ज़रूरत है और ये pollination कौन करता है? butterfly करता है। Because why? Because butterfly is a pollinator है, वो जो स्टेम पोलन ग्रेन्स को एक फूल से दूसरा फूल में लेके जाता है एंड दिस वे इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। बटरफ्लाई और ऑल्सो अ फूड सोर्स फॉर अदर स्पीसीज़। इसका मतलब क्या है कि दूसरा बर्ड्स जो रहता है वो बटरफ्लाइज को खाते हैं, तो बटरफ्लाई इज़ ऑल्सो फूड फॉर अदर स्पीसीज़। Hence they are the vital link in a healthy environmental web। तो जो food chain में butterfly plays an important role। Why? Because butterfly is a food for other species। Their presence shows a healthy environment since they are sensitive to chemicals and pollution। तो अगर वातावरण में या एटमॉस्फेयर में केमिकल्स या पोल्यूशन रहेगा तो वहाँ पे बटरफ्लाई नहीं दिखाई देता है। तो अगर बटरफ्लाई दिखाई देता है तो इससे अपन को ये पता चलता है कि एनवायरनमेंट इज़ फ्री फ्रॉम केमिकल्स एंड पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, जादव मोलाई पेयांग। ना हु इज़ जादव मोलाई पेयांग? ये कौन है जादव मोलाई पेयांग? ये जादव वॉज बॉर्न इन अ नोमैडिक ट्राइब ऑफ आसाम। आसाम में नोमैडिक ट्राइब में बॉर्न हुआ था। कौन से साल में बॉर्न हुआ था? 1963। सिंस द एज ऑफ 16 ईयर्स ही इज़ वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर। तो जब से वो 16 साल की उम्र से वो फॉरेस्ट में काम करता था। कैसे काम, कौन सा काम करता था? एज अ फॉरेस्ट वर्कर। Once in his village, large number of snakes died in the flood of ब्रह्मपुत्र। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनकी विलेज में बाढ़ आ गई थी। किस रिवर के वजह से? ब्रह्मपुत्र रिवर के वजह से। और इस बाढ़ में बहुत सारा स्नेक्स मर गया। तो many snakes died because of this flood।
Now when Molai has a preventive measure, Molai planted 20 bamboo plantlets. जब मोलाई ने ये देखा कि बाढ़ की वजह से कितने एनिमल्स मर गए, तो उसने एक डिसीजन लिया. उसने क्या किया, 20 बैम्बू प्लांटलेट्स लगाया. अभी प्लांट्स लगाने का क्या मतलब है, जो हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो सॉइल को पकड़ के रखता है. रूट्स ऑफ द प्लांट जो रहता है, इट होल्ड्स द सॉइल टुगेदर. तो जब भी बाढ़ आता है तो ये सॉइल इरोड होके नहीं जाता है. दूसरी बात ये है कि अगर जब भी बाढ़ आता है तो पानी जो रहता है वो एकदम स्पीड में जाता है, और उनके बीच में कुछ भी बिल्डिंग या झाड़ वाड़ आ गया तो वो रोकता है, और उस रुकावट की वजह, ऑब्स्टिकल्स की वजह से जो स्पीड ऑफ दी वाटर है वो एकदम स्लो हो जाता है. तो प्लांट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग द फ्लड एंड सॉइल इरोशन, एंड हेंस इट कैन प्रिवेंट द डेथ ऑफ मैनी एनिमल्स. तो हैज़ अ प्रिवेंटिव मेजर मोलाई ने कितना बैम्बू प्लांटलेट्स लगाया, 20. In the year 1979, the local social forestry department began a social afforestation project on 200 hectares of land. Molai was one of the few forest workers working in this project. तो 1979 में जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में उन डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया. क्या डिसीजन लिया, अफॉरेस्टेशन करने के लिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफॉरेस्टेशन? बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. तो दे स्टार्टेड प्लांटिंग न्यू ट्रीज. ये प्रोजेक्ट कौन से कितने एरिया में था, 200 हेक्टर्स. 200 हेक्टर्स मीन्स नियरली 500 एकर्स ऑफ लैंड. मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर. तो मोलाई भी इस प्रोजेक्ट में शामिल था एज अ फॉरेस्ट वर्कर वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट. Molai continued to plant trees even after the completion of this project. Because of his continuous effort of planting trees, 1,360 acres of barren area was turned into a forest cover. So what is the meaning of this? कि ये प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया, अभी प्लांट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन मोलाई ने स्टॉप नहीं किया. ज़्यादा मोलाई डिडंट स्टॉप दिस वर्क, ही कंटिन्यूड. उसने कंटिन्यू किया और भी प्लांट्स ट्रीज़ लगाया, और वो लगाते गया. इतना ट्रीज़ प्लांट किया कि 1360 एकर्स बैरन एरिया, बैरन बोला तो बंजर, वहाँ पे कोई झाड़ नहीं था. तो 1360 एकर्स ऑफ बैरन एरिया, बंजर ज़मीन था, वो क्या बन गया, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट कवर में बन गया. सो विच वॉज 1360 एकर्स, जो बंजर ज़मीन था जहाँ पे कोई भी झाड़ नहीं था, आज जादव मोलाई के वजह से अभी वहाँ पे एक फॉरेस्ट बन चुका है. Today this jungle which is in Kokilamukh of Jorhat district of Assam is well known as Molai jungle. तो आज ये जंगल कहाँ पे है, कोकिलामुख ऑफ जोरहट डिस्ट्रिक्ट, आसाम में. कोकिलामुख करके जगह है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, जोरहट डिस्ट्रिक्ट में है. और ये जंगल का नाम क्या पड़ा है, मोलाई जंगल. तो ये जंगल को क्या बोलते हैं अभी, मोलाई जंगल. क्यों मोलाई जंगल बोलते हैं, क्योंकि मोलाई की वजह से, ज़्यादा मोलाई की वजह से आज 1360 एकर्स ऑफ बंजर ज़मीन में क्या है, फॉरेस्ट है अभी. फॉर दिस ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इस काम के लिए जब गवर्नमेंट ने देखा मोलाई का जो कंटिन्यूस एफर्ट की वजह से 1360 एकर्स ज़मीन में, बंजर ज़मीन में फॉरेस्ट बन गया, तो दे डिसाइडेड टू अवार्ड हिम विद अ प्रेस्टिजियस अवार्ड. कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्मश्री. हु गेव दिस पद्मश्री अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. टू हुम, मोलाई, जादव मोलाई पेयांकु. वाई, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट the barren area of vast area of barren land was converted into forest cover. अभी इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि many people come together to destroy the forest, but a single person if determined can establish a new forest. तो हमें फॉरेस्ट काटना होगा या डिस्ट्रॉय करना होगा फॉर कोई भी रीज़न के लिए, रास्ता बनाना हो या किसी भी रीज़न के लिए. जब भी अपन फॉरेस्ट काटते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट. तो बहुत मैनी पीपल आर टुगेदर कम टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट. लेकिन एक सिंगल आदमी अगर उसने डिटरमाइन कर लिया तो ही कैन एस्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट. दिस इज़ एन एग्जाम्पल. वी कैन सी ओनली वन पर्सन, दैट इज़ जादव मोलाई पेयांग. बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट ही वॉज एबल टू क्रिएट अ फॉरेस्ट. So from this we learn that even if one person
इफ़ डिटरमाइन, अगर डिसाइड कर लिया कि कुछ फॉरेस्ट बनाना है तो ही कैन एस्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट. Now our next topic is biodiversity. Now what is the meaning of biodiversity? Our living world had been richly diverse. It consisted of varieties of plants and animals, but now many plants and animals are becoming extinct. तो अपना जो अर्थ में इतना डाइवर्सिटी है, मतलब रिचली डाइवर्स है, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है, कितना 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मगर आज पोल्यूशन के वजह से ये प्लांट्स और एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट. सो बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन और ड्यू टू द नेचुरल इफेक्ट ऑल्सो द प्लांट एंड एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब कम होते जा रहा है ये वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में दिखाई देता है. तो डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन विदिन अ स्पीसीज. बायोडाइवर्सिटी, अभी जेनेटिक वेरिएशन विदिन अ स्पीसीज का मतलब मैं अभी समझाऊंगी. बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल में होता है. व्हाट आर दे? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. ना व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल में होता है. कौन सा है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. अभी फर्स्ट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? Occurrence of diversity among the organism of same species is known as genetic diversity. For example, each human being is different from other. तो इसका मतलब क्या है? जेनेटिक ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी. अभी बहुत सारा टाइप ऑफ स्पीसीज़ रहता है अर्थ में, जैसे कि ह्यूमन एक टाइप ऑफ स्पीसीज़ है, डॉग एक टाइप ऑफ स्पीसीज़ है. So there are many types of species on the earth. कैट एक टाइप ऑफ स्पीसीज़ है. ज़रूरी नहीं है कि ये एनिमल्स में ही होना चाहिए. अगर मैंने प्लांट्स भी लिया तो बहुत सारा टाइप ऑफ स्पीसीज़ है. जैसा बैम्बू ट्रीज़ है, वो एक टाइप ऑफ स्पीसीज़ है. कोकोनट ट्री है, वो एक अनदर टाइप ऑफ स्पीसीज़ है. बैनियन ट्री है, वो एक अनदर टाइप ऑफ स्पीसीज़ है. तो ये अलग अलग स्पीसीज़ जो अर्थ में होता है. अगर मैंने एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ लिया, सब जो मैंने ह्यूमन लिया, तो सब ह्यूमंस को अगर हम देखें तो एक जैसा नहीं दिखता है, सब अलग अलग दिखते हैं. सबका फीचर्स, जो फिज़िकल फीचर्स है वो अलग है, कैरेक्टर्स अलग है. तो इसको बोलते हैं, जब ये एक ही स्पीसीज़ के अंदर बहुत सारा वैरायटीज़ दिखाई देता है तो उसको बोलता है और डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? डिफरेंट ह्यूमन स्पीसीज़. अगर मैंने ह्यूमन स्पीसीज़, सिर्फ ह्यूमन स्पीसीज़ देखा तो उसमें बहुत सब ह्यूमंस एक दूसरे से एकदम अलग है, तो इसको बोलता है डाइवर्सिटी. सो ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज व्हाट? जेनेटिक डाइवर्सिटी. इसको बोलता है जेनेटिक डाइवर्सिटी. और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों होता है? डीएनए के वजह से, जीन्स के वजह से. जीन्स जो रहता है, फर्स्ट लेसन में पढ़ चुका है कि जीन्स आर द वंस विच डिटरमाइंस आर क्या है? फिज़िकल अपीयरेंस. अपना जो फिज़िकल अपीयरेंस, हम कैसे दिखना चाहिए, वो जीन्स डिसाइड करता है. मैं अगर टॉल रहना चाहिए या शॉर्ट रहना चाहिए, या मेरा बाल कर्ली रहना चाहिए या स्ट्रेट रहना चाहिए, फेयर स्किन रहना, गोरी है या काली है, तो ये सब कौन डिटरमाइन करता है? जीन्स डिटरमाइन करता है. इसीलिए हर एक इंसान एक दूसरे से एकदम अलग दिखता है. ये सब इंसान ही है, सब ह्यूमन ही है, लेकिन फिर भी ह्यूमन एक दूसरे से एकदम अलग दिखता है. सो दिस डिफरेंस इन द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन, एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ मैंने जब ह्यूमन का लिया तो इसमें जो डिफरेंसेस दिखता है उसको बोलता है डाइवर्सिटी. अगर मैंने डॉग का लिया तो हर डॉग एक जैसे नहीं दिखता है, सब अलग अलग दिखता है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ डॉग स्पीसीज़. अगर ह्यूमन का लिया तो डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन स्पीसीज़. तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ में बहुत सारा डाइवर्सिटी दिखाई देता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट? Possibility of wiping out of the species arise if there is a decrease in the diversity within the species whose member involved in sexual reproduction. तो मैंने फर्स्ट लेसन में एक एग्जाम्पल दिया था. तो पूरा का पूरा स्पीसीज़ गायब हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, एक्सटिंक्ट नहीं रहेगा ही नहीं. अगर ह्यूमन स्पीसीज सब एक जैसे दिखते थे तो इट विल कम्प्लीटली गेट वाइप्ड आउट, मतलब कम्प्लीटली
अर्थ में रहेगा ही नहीं, कम्प्लीटली चला ही जाएगा अर्थ से। तो क्यों ऐसा होता है कि अगर डाइवर्सिटी क्यों रहना चाहिए, सब एक जैसा नहीं रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए? मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था कि मॉथ एक टाइप ऑफ इंसेक्ट है। मॉथ जो रहता है वो दो कलर में रहता है, एक तो ब्राउन कलर और एक ब्लैक कलर। तो ये मॉथ किधर बैठता है? झाड़ का जो ट्रंक है। So if this is a tree, then this is known as a trunk, bark of the tree. bark of the tree कौन सा कलर रहता है? ब्राउन कलर रहता है। तो ये जो मॉथ जो रहता है वो bark of the tree यानी ट्रंक के ऊपर वो बैठता है। जो बर्ड जो रहता है वो मॉथ को खाता है। तो ये मॉथ जब भी इधर बैठता है तो ये दो कलर के रहता है, ब्राउन कलर और ब्लैक। तो बर्ड्स को दूर से सिर्फ ब्लैक कलर नज़र आता है, ब्राउन कलर नहीं नज़र आता है। क्योंकि ब्राउन कलर क्यों नज़र नहीं आता है? क्योंकि जो झाड़ का जो ट्रंक का कलर है, बार्क का जो कलर है वो भी ब्राउन है और मॉथ का भी कलर ब्राउन है। तो ये बर्ड्स को ब्राउन कलर नहीं नज़र आता है, सिर्फ ब्लैक कलर नज़र आता है। तो ये बर्ड्स किसको खाएगा? ब्लैक को खाएगा, ब्राउन को नहीं खाएगा। तो ब्राउन बच जाएगा, ब्लैक मर जाएगा। अगर सब मॉथ एक ही कलर का होता था, ब्लैक कलर का ही होता, तो सब मर जाते थे। तो इट विल कम्प्लीटली, तो पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट ऑफ द स्पीसीज़ का मतलब यही है कि अगर डाइवर्सिटी नहीं रहेगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द कंप्लीट स्पीसीज विल गेट वाइप्ड आउट। सो दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ द possibility of wiping out of species arise if there is a decrease in the diversity within the species। तो diversity बहुत ज़रूरी है in order to not being getting extincted or completely wiped out from the earth। Now what is the next one? Species diversity. Innumerable species of organism occur in nature. This is called species diversity। तो अभी मैंने बताया था एनिमल्स में कितने वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़ है, ह्यूमन स्पीसीज़ है, डॉग स्पीसीज़ है, कैट स्पीसीज़ है, बहुत सारा अदर एनिमल। तो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी इज़ नोन एज दिस। इनन्यूमरेबल स्पीसीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर्स इन नेचर, दिस इज़ नोन एज स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। तो अर्थ में बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स है, बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स है, इसको बोलते हैं स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। So species diversity includes different types of plants, animals and microbes। ज़रूरी नहीं है कि plants और animal, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहता है वो भी डिफरेंट स्पीसीज़ रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ रहता है। लास्ट वन इज़ व्हाट? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी? Many ecosystems are present in each region. We have studied this. Earth is a big, largest ecosystem. Earth के अंदर बहुत सारा small ecosystem रहता है, जैसे कि desert ecosystem, forest ecosystem। forest के अंदर भी और भी छोटे छोटे ecosystem रहता है, जैसे कि deciduous forest, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसा अलग अलग इकोसिस्टम अर्थ में रहता है। तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन दी अर्थ, दिस इज नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंट्रैक्शन बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स, द हैबिटेट and changes in the environment। This is a definition of ecosystem which we have studied first, so you can write the same thing। ecosystem is the formed through the interaction between the biotic plants, animals are living organisms, so they are biotic and their habitat, उसके जो सराउंडिंग में सॉइल, वाटर सब जो रहता है उसको बोलता है अबायोटिक। एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। Each ecosystem has its own characteristic animals, plants, microbes and a biotic factor। तो हर एक इकोसिस्टम अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो उनमें अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब रहते हैं। जैसे मैंने पॉन्ड का इकोसिस्टम लिया तो पॉन्ड इकोसिस्टम में एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब दिखाई देगा जो टेरेस्ट्रियल में, लैंड में नहीं रहता है। अगर मैंने डेजर्ट इकोसिस्टम लिया तो वहाँ का झाड़, एनिमल्स, वो सब अलग रहता है, दूसरा इकोसिस्टम में वो दिखाई नहीं देता। इकोसिस्टम्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। इकोसिस्टम भी दो टाइप का रहता है, एक तो नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल बोलेगा तो जैसा कि डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये सब हम ह्यूमंस ने नहीं बनाया, पहले से ही अर्थ में था, तो इसको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल जो ह्यूमन मैन मेड इकोसिस्टम रहता है उसको बोलता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि डैम, फार्म, zoo, these are all known as artificial ecosystem। Now on page number 40 there is one question, why it is said that pollution control is important। Now I have completed all the topic of ecosystem and diversity and all, so you'll understand this now। pollution leads to loss of biodiversity। तो pollution जो main factor है pollution,
जो इफ़ेक्ट करता है एनवायरनमेंट, तो इट लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ गया, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी कम होते जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? हीट के वजह से रोज़ रोज़ दिन भर दिन हीट बढ़ते ही जाता है, तो ये इसके वजह से जो आइस रहता है वो मेल्ट होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज़ हो जाता है। और जो एनिमल जो पोलर रीजन में रहता है उनको भी अफेक्ट करता है, क्योंकि उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो दे आर नॉट एबल टू live in that particular age, they'll become extinct, they are not able to live in hot regions and all, cold regions में वो रह पाता है। तो अगर मेल्ट होगा तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, वी हैड सीन देयर इज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, सो दिस विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग एक्सेट्रा हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जो एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो रहता है, आर्टिफिशियल ह्यूमन एक्टिविटीज़, मैन मेड एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, रोड्स एंड ऑल, दिस इज़ ऑल्सो हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट। तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है या इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। किस किस को इफेक्ट करता है? इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्ट करता है, और हैबिटेट को भी इफेक्ट करता है। सो पोल्यूशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो ये पोल्यूशन जो रहता है, जो ह्यूमन ने क्रिएट किया है, वो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को नहीं दूसरे एनिमल को सिर्फ इफेक्ट नहीं करता है, जो सुपीरियर एनिमल है ह्यूमन, उसको भी इफेक्ट करता है, उसका हेल्थ को इफेक्ट करता है। सो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज पोजेज अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। तो पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड अदर रिसोर्सेज, ये सिर्फ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं, सिर्फ उसको ही इफेक्ट नहीं करता है, it is a threat to human life also.